कहानी की शुरुआत में हमें एक शाही परिवार के बारे में बताया जाता है जो राक्षसों को पकड़ा करते थे। वही दूसरी तरफ हम इसी परिवार के कुछ सैनिकों को देखते हैं जो किसी शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शख्स अकेले ही इन सारे सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इतने में ही वहाँ पर सेनापति लू आता है, लेकिन तभी वो शख्स अपने आसपास एक फॉग तैयार करता है और धीरे ही धीरे उसका फेस एक सफेद लोमड़ी में बदलने लगता है, जिसके बाद वो एक एक करके सारे सैनिकों को एक ही झटके में मार देता है। अब सेनापति उस फॉग के अंदर उससे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लोमड़ी वहाँ से जा चुकी थी। अब ये काफी बड़ी घटना थी, इसीलिए सेनापति इसकी खबर उनके मेन लीडर यानी शाही रात्रि गश्ती यानी यानली के पास जाते हैं और उन्हें सारी चीजें बता देते हैं। अब यानली को भी इसकी तहकीकात करनी थी, इसीलिए वो पश्चिम दिशा के ओर चला जाता है जहाँ पे सिंगोरा इस राज्य की हुकूमत है। यानली जब वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि शाही घराने के 9 लोग और मंत्रियों में से 10 लोगों की मौत हो गई है और इन सारे लोगों की मौत शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बहने के कारण हुआ है, लेकिन फिर भी उनके शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं था और ना ही क्राइम सीन पर कोई खून का निशान था। तब यानली को समझ आता है कि ये काम शैतानों का ही हो सकता है, क्योंकि शैतान के पास ऐसे कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिससे वो इंसानों का खून चूस सकते हैं बिना खून की एक बूंद गिराए। अब आगे यानली बंजारा कस्बे की ओर जाता है जहाँ पे ये सारे शैतान रहा करते थे, लेकिन इस कस्बे के शैतान इंसानों की तरह ही दिखते थे और इनका नेचर भी काफी अच्छा था। यानली के पास एक शाही बैच होता है जिससे वो कुछ तरंगे पैदा करता है, लेकिन तभी सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जिसका नाम यू होता है और वो यानली का बैच छीन कर भागने लगती है। अब यानली उसका पीछा करते हुए कस्बे के मुखिया के पास पहुंच जाता है। अब मुखिया यू के उस बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है और यानली को उसका बैच वापस लौटाता है। माफी मांगते हैं और उसे उसका बैच वापस दे देते हैं। अब वो अपने यहाँ पे आने का कारण बताता है, इसीलिए मुखिया उसे यू के ही अंकल जियो नाम के एक बुजुर्ग के पास भेजती है। अब यू और यानली दोनों भी अंकल जुओ के पास आते हैं और यानली जुओ को एक पोतली देता है जिसमें कुछ बाल होते हैं। अब उसकी तहकीकात करने पर अंकल बताते हैं कि ये दरअसल लोमड़ी के बाल हैं। अब यानली आगे की तहकीकात करने के लिए वापस महल लौट आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि सम्राट ने अभी उसे ये केस सॉल्व करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। जिसके बाद यानली राज्य के मेन मंत्री से मिलता है और उन्हें सफेद लोमड़ी के बारे में बताता है। तब वो मंत्री बताते हैं कि करीब 20 साल पहले महाराज की पत्नी यानी महारानी डोगोर और राजा की एक दासी जिसका नाम शीनू था, दोनों भी राजा के बच्चे से गर्भवती थे। काफी सालों तक राजा का कोई भी वारिस नहीं था, इसीलिए राजा ने कहा था जिस भी बच्चे का जन्म पहले होगा उसे ही राजगद्दी दी जाएगी। लेकिन शीनू ने अपने बच्चे को पहले जन्म दिया, लेकिन उसके पेट से मरी हुई सफेद लोमड़ी का बच्चा पैदा हुआ था। दरअसल शीनू ने कई साल पहले एक ब्रह्मचारी का अपमान किया था और उसी के श्राप के कारण उसने एक शैतानी लोमड़ी को जन्म दिया था। अब ये सारी हकीकत समझने के बाद यानली शीनू के पुराने महल में जाता है जहाँ पे कैलेंडर पे एक कविता लिखी थी जिसे वो पढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कोहरा छा जाता है और तभी वहाँ पे एक सफेद लोमड़ी और कुछ शैतान आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और इन सब की लड़ाई शुरू होती है। वही थोड़े समय के बाद राजकुमारी वहाँ पे ये लड़ाई को देख लेती है और वो अपने तीरों से इन शैतानों को भगा देती है। अब यानली के तहकीकात में वो भी शामिल होती है और ये दोनों भी वापस शैतानी कस्बे में चले जाते हैं। अब यानली मुखिया को सारी चीजें बता देता है कि कैसे कविता लिखने के बाद अचानक से शैतानों ने हमला किया था। तभी मुखिया बताते हैं कैलेंडर पे लिखी हुई वो कविता दरअसल राजा ने ही अपनी प्रेमिका यानी कि शीनू के लिए लिखी थी, लेकिन शीनू राजा को धोखा दे रही थी और किसी और को वो चाहने लगी थी। वो आगे ये सारी हकीकत बता ही रहे थे, लेकिन तभी राजकुमारी और यू इनका आपस में झगड़ा शुरू होता है और मुखिया आकर इन्हें रोकता है, लेकिन अचानक से तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तहकीकात आगे कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि अंकल जुओ की भी मौत हो गई है। अब जांच करने पर यानली को उसके बॉडी के अंदर कुछ सूती के धागे मिलते हैं और यानली को समझ आता है कि हत्यारा यानी कि शैतान जिसने राजमहल के लोगों को भी मारा था वो विक्टिम के शरीर से खून खुद नहीं पी रहा था, बल्कि वो कई और इस खून को लेके जा रहा था। शैतान दरअसल शिकार के शरीर से एक बाल निकालता है और उसी छोटे से छेद में एक पतली सुई और धागा डालकर उस खून को सींचने लगता है। इसीलिए विक्टिम के शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। अब एक शरीर में से कम 5 लीटर खून निकलता था और ये काम किसी गाड़ी के सहारे ही होता था।
और ऐसी गाड़ी अंकल जुओ के पास थी, यानी कि ये काम वही करते थे, क्योंकि अंकल जुओ आधी रात से लेकर सुबह होने तक कचरा उठाने का काम करते थे, इसलिए पुलिस को उनके ऊपर शक नहीं हुआ था। यानली राजकुमारी को बताता है कि कैसे पुराने जमाने में शाही खून से कई सारी औषधि बनाई जाती थी। अब अगले दिन यानली को एक और सैनिक की लाश मिलती है। ये वही सैनिक था जिसने अंकल जुओ के शरीर की जांच की थी और शायद उसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इसीलिए मेन शैतान ने इसे भी मार दिया था। अब उसके मुंह से यानली को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कपड़े की दुकान का नाम लिखे हुए थे। अब इसीलिए वो छानबीन करने के लिए आगे निकल पड़ता है। राजकुमारी भी उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन वो मना करता है। अब यानली सफर पे चल पड़ता है, लेकिन थोड़ी समय जाने के बाद उसके ऊपर काफी सारे शैतानों का हमला होता है। वो ज्यादा होने के कारण वो उनका सामना नहीं कर पाता, लेकिन तभी वहाँ पे यू आ जाती है और यानली की मदद करने के लिए शैतानों से लड़ती है, लेकिन इनके बचने का कोई भी चांस नहीं था। वो शैतान इन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ने लगते हैं। तभी इतने में ही वहाँ पे राजकुमारी आ जाती है और उन शैतानों पर अपने तीर से हमला करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर यू अपने गोले से कोहरा तैयार करती है और ये लोग बचकर भाग निकलते हैं और वापस गांव आते हैं। वही अब मुखिया को भी होश आ गया था, जिसके बाद यानली उनसे मिलने के लिए आता है, जो उसे बताता है कि जब वो पहली बार उनसे मिला था तब उनके शरीर से एक औषधि की महक आ रही थी, और आज जब वो एक कपड़े की दुकान पर गया था तब उसे वहाँ पर भी वैसी ही महक आ रही थी, यानी कि शायद मुखिया ही शैतान है जो सबको मार रहा है। अब यहाँ पे मुखिया यानली को सच बता देता है कि हाँ, जिसे यानली ढूंढ रहा है वो खुद मुखिया ही है और वो अपने जाति का आखिरी लोमड़ी बचा हुआ है। अब यानली उसे पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन मुखिया उसे एक और सच्चाई बताता है। वो कहता है कि तुम जिसे अपना पिता अब तक कह रहे थे वो तुम्हारे पिता नहीं है, दरअसल तुम भी हमारी तरह ही शैतान हो, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई जाननी होगी। अब ये सुनकर यानली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और भागते हुए वापस महल आता है और यहाँ पे अपने सलाहकार से सारी सच्चाई बताने को कहता है। सलाहकार पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन यानली के शैतान होने की बात जब सामने आती है तब वो उसे उसकी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि दरअसल 24 साल पहले शीनू राजा की प्रेमिका, यानी जब शीनू गर्भवती थी तब सम्राट को शीनू को सफेद लोमड़ी का मांस खिलाना था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए चले गए थे, लेकिन जंगल में वो मुसीबत में फंस गए थे और तभी पास ही के गांव वाले उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अपने पास लेकर गए थे और उनका उपचार किया। लेकिन जब सम्राट को होश आया तब उन्हें लगा कि इन गांव वालों ने जानबूझकर उन्हें पकड़ के रखा है। इतना ही नहीं, वो गांव वाले सारे शैतान थे। अब ये सुनते ही सम्राट का सेनापति लू और यानली के पिता ने उस पूरे गांव के शैतानों को मौत के घाट उतार दिया था। अब इन सबको मारने के बाद यानली के पिता को समझ आ गया था कि जिसे वो बुरे शैतान मानते हैं वो बुरे शैतान नहीं थे, सम्राट की तो उन्होंने मदद की थी। यहाँ तक कि इन शैतानों को कोई जादू भी नहीं आता, ना ही वो अपना रूप बदल सकते हैं। अब ये सारी चीजें जानने के बाद यानली के पिता और सम्राट को बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा था, और इसीलिए उन्होंने शाही रात्रि गश्ती यानी अपने सेना के पूरे सिद्धांतों को बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो किसी भी शैतान को देखते ही नहीं मारेंगे और जब तक कोई शैतान कोई अपराध ना करे उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन यानली के पिता इस पूरे सदमे में चले गए थे कि उन्होंने पूरे गांव के लोगों को मार दिया, और इसीलिए एक दिन जब उसी कस्बे के पास से वो गुजर रहे थे तब उन्हें एक छोटा बच्चा मिला था जो कि खुद यानली ही था, और इसी पश्चाताप के कारण उन्होंने इस बच्चे को गोद लिया। गाँव में वापस आने के बाद सबको बता दिया था कि उन्होंने किसी लड़की से शादी की थी और उसी से ये बच्चा हुआ है, यानी कि इस बच्चे की सारी सच्चाई छुपा दी, क्योंकि तभी भी लोग शैतानों को अपनाते नहीं थे। आगे सलाहकार ये भी बताते हैं कि सैकड़ों सालों पहले एक उल्कापिंड पास के ही पहाड़ के बीचों बीच में गिरा था, जिसके चलते काफी सारे कस्बे तबाह हो गए थे और वहाँ के जो बचे हुए लोग थे वो भूखमारी का शिकार हो गए थे, और इसी के चलते उन्हें कोई भी इंसान आसपास जाते हुए दिखता था तो वो उसे मारकर उसका खून पीने लगे थे। ऐसे ही कई सालों तक चलने के बाद वो सभी लोग शैतान बन गए, और इन्हीं से बचने के लिए शाही रात्रि गश्ती यानी इस सेना को बनाया गया था, और उनकी तलवार भी उसी उल्कापिंड की देन है। वही दूसरी जगह हम शैतानी कस्बे को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग नए साल की खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे यानली आ जाता है और उसे अब मुखिया की सफेद लोमड़ी की सच्चाई भी पता चल गई थी कि उसने ही यानली को जहर वाला खाना खिलाकर मारने की कोशिश की थी। लेकिन जब उसका ये प्लान काम नहीं किया तब उसने अंकल जाओ को मरवा कर उसे डराने की कोशिश की थी ताकि यानली इस कस्बे को छोड़ के चला जाए।
अब यहाँ पे मुखिया अपना असली प्लान रिवील करता है। वो बताता है कि सालों पहले जो भी हुआ वो उसे पसंद नहीं आया था और इसीलिए वो राज परिवार से इसका बदला लेना चाहता था। आगे वो बताता है कि उसने एक खास औषधि तैयार की है जिससे नॉर्मल इंसान के अंदर के जानवर भी जागकर वो शैतान बन जाएंगे ताकि वो शाही खानदान से बदला ले सके। और ये औषधि उसने नए साल के दावत में मिला दी थी, जिसके कारण इस कस्बे के जो नॉर्मल शैतान थे वो भी अब काफी भयानक रूप में बदलने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और वो पूरे बेकाबू होने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर यान ली अपने बैट से दोबारा कुछ तरंगे पैदा करता है जिससे ये सभी लोग धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं। अब मुखिया ये देख यान ली को रोकता है जिस वजह से यान ली घायल हो जाता है। अब इनका ये सब कुछ चल ही रहा था तभी अचानक से यहाँ पे सेनापति लाऊ और उसके सैनिक आ जाते हैं और इन शैतानों को एक एक करके मारने लगते हैं। अब मुखिया सारे लोगों को बचाने की कोशिश करता है और इसीलिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं जिसके बाद क्या समझ जाता है कि उसके एक गलती के कारण इतने सारे लोग वापस से मारे गए हैं और वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन तभी सेनापति लाऊ मुखिया पर ही हमला करने लगते हैं और उसे घायल करते हैं। लेकिन यान ली मुखिया को बचाने के लिए आता है और उन सैनिकों को रोकता है और उन्हें बताता है कि सम्राट ने उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए कहा है, इसीलिए उन्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन सेनापति लाऊ नहीं जाता और वो यान ली पर ही हमला करता है। अब यान ली का भी बचना मुश्किल था, इसीलिए मुखिया लाऊ के गले को काट देता है जिससे लाऊ वहीं पे मारा जाता है। साथ ही मुखिया भी जख्मी होने के कारण मारा जाता है। अब यहाँ पे यान ली समझ गया था कि इसके पीछे कौन है, इसीलिए वो सिंगोरा राज्य के पास जाता है और उस राजा को अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहता है। दरअसल इस कबीले को मारने का ऑर्डर उसी का था, लेकिन सिंगोरा अपना जुर्म कबूल नहीं करता बल्कि उसके काफी सारे सैनिक खुद यान ली को ही मारने के लिए आते हैं। लेकिन यान ली अपनी उल्कापिंड से बनी हुई जादुई तलवार निकालता है और एक ही झटके में सभी सैनिकों को हरा देता है। इसके बाद कहानी के अंत में यान ली सम्राट और राजमाता के दरबार जाता है और इस केस की सारी डिटेल्स वो उन्हें बता देता है और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।